नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब MSH क्लासेस के द्वारा हर दिन प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 100 क्वेश्चन का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का, जो कि हूबहू किस तरह से रहेगा, जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी को ध्यान में रखते हुए यह 100 क्वेश्चन जो तैयार किया गया है और इसी के आधार पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग लगातार मेरे चैनल के माध्यम से बने रहेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा और आपका जो सपना है ना दोस्तों 90 प्लस का स्कोर नागपुरी में, यह इजीली आ जाएगा। तो अगर इस 90 प्लस के स्कोर को आप पहुंचना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी प्रैक्टिस सेट से हो सकता है 10 प्रश्न रह जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी आप इसे मिस ना करें। हर हाल में टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें। हाँ, और हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों किसकी तैयारी की जा रही है, तो झारखंड सचिवालय की, उत्पाद सिपाही की, या फिर झारखंड टेक्निकल, LDC, या फिर जो अभी नगर निगम का जो वैकेंसी आई है उसका, JTET, JPSC, इन सारे की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों में से जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और इस वीडियो लेक्चर का लाभ आप ले पाएंगे। तो इसका लाभ लेने के लिए आपको सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अगर यह वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और एक लाइक तो बनता ही है आप लोगों के द्वारा, और हमारे द्वारा CGL का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो PDF के लिए दोस्तों आप 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। PDF काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों, क्योंकि अब टाइम कम है, क्योंकि हर एक चीज़ आप वीडियो लेक्चर से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से तो पूरा बनकेवरा कंप्लीट कराया जा चुका है, लोक साहित्य भी, लोकगीत भी, व्याकरण भी, लेकिन अब सबको फिर से देख पाना मुश्किल है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी तैयारी को रिजल्ट तक ले जाना चाहते हैं और 90 प्लस का स्कोर का पाना चाहते हैं तो आप हर हाल में PDF ले लीजिए। ठीक है, PDF बहुत कम रेट में दिया जा रहा है दोस्तों, बहुत कम प्राइस रखा गया है और यह स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन का है। ठीक है, हर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे में जहाँ जहाँ पे वैसा कन्फ्यूजन है तो उस प्रश्न में दोस्तों एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उपेंद्र पाल नामक रचनाकार कर कहानी कौन शीर्षक नाम से बनकेवरा में छपल है। देखिए दोस्तों, सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है जो कि बनकेवरा में है, तो जाम डायर लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, जो बुधनी और रत्नी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे A हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी में दुई गो मैया छुआ कौन गच कर फर के संगे संगे खात रहें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी जाम डार में ना हम लोग 2 गो मैया देखे अभी, और वो मैया का क्या नाम है, बुधनी और रत्नी। तो क्या कौन सा गच में, तो जाम डार में तो कौन सा गच था दोस्तों, जाम गच, और जाम गच को क्या बोलते हैं, तो जामुन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। नागपुरी भाषा कर विशेषता है के, नागपुरी भाषा कर विशेषता कौन सा है दोस्तों, कठोर ध्वनि। तो कठोर ध्वनि तो नागपुरी की विशेषता है ही नहीं, मजबूत ध्वनि भी नहीं है दोस्तों, तो क्या है, कोमल ध्वनि है। ठीक है, यह मधुर ध्वनि है यहाँ की, यही नागपुरी की विशेषता है जो लोगों को बहुत ही भाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। भाषा के लिखेक में स्वर्ण वर्ण कर विशेषता होएला। अब भाषा को लिखने में स्वर्ण वर्ण की कौन चीज़ की विशेषता होती है, स्वर्ण वर्ण कर विशेषता होएला, तो स्वर्ण वर्ण का किस चीज़ की विशेषता होती है दोस्तों, तो यही आपसे पूछा गया है।
तो स्वर्ण वर्ण की क्यों किस विशेषता की होती है, तो मात्रा की विशेषता होती है, ठीक है, मात्रा। और इसी मात्रा के आधार पे ही कोई भाषा को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अगर हम लोग मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो स्वर्ण वर्ण दोस्तों दो प्रकार का होता है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण जो है मात्रा के हिसाब से दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है, तो एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन आता है दोस्तों, तो अ, ई और उ, छोटा अ और छोटा ई और छोटा उ। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है, आ आता है, छोटी बड़ी ई, उ, ए और औ, ये सब आ जाता है दीर्घ स्वर में, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा जो है वह भाषा को लिखने में ज़रूरत पड़ता है। और स्वर्ण वर्ण मात्रा के आधार पे दो प्रकार का होता है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा और आप एग्जाम में अच्छा से सही कर पाइएगा इस तरह के प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। लिपि में स्वर्ण वर्ण कर नी रहल से भाषा कर का होई। स्वर्ण वर्ण में अगर दोस्तों क्या है कि लिपि स्वर्ण वर्ण नी रहेला कोई भी लिपि में, तो उस भाषा का क्या हो जाएगा, भाषा जो है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, वाक्य ही नहीं बनेगा, ठीक है, वाक्य ही नहीं बनेगा। क्योंकि वाक्य बनाने के लिए स्वर्ण वर्ण हर हाल में उस भाषा में प्रयुक्त होगा वाक्य में, नहीं तो वह क्या भाषा बन ही नहीं सकता, वाक्य ही नहीं बनेगा स्वर्ण वर्ण के भी अधूरा बिना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। व्यंजन वर्ण का बंटवारा कई भाग में करल जाए है। अब व्यंजन वर्ण है दोस्तों, यह कितने भागों में व्यंजन वर्ण का बंटवारा किया गया है, यही चीज़ आपको पूछा गया है। तो व्यंजन वर्ण को दोस्तों आपको 8 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब यह 8 वर्ग कौन कौन है, यहीं पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो दोस्तों यह 8 वर्ग हम गिना देते हैं, अगर आप लोग को राइट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप कर सकते हैं, ठीक है। ओठ से, ओठ वाला एक वर्ण, जैसे 8 वर्ग में बांटा गया है ना, तो यह एक हो जाएगा ओठ से। अब ओठ से कौन कौन सा वर्ण निकलता है, तो प, फ, ब, भ, म और व, ये ओठ वाला हो गया। फिर हो जाता है दूसरा, हो जाता है दोस्तों दांतोष्ठय, ठीक है, दांतोष्ठय, दांत और ओठ के मिलावट से जो होता है उसको दांतोष्ठय कहते हैं। इससे कौन कौन सा वर्ण निकलता है, तो व और फ निकलता है, ठीक है। फिर दांत से, दंत से, तो दंत से कौन कौन सा निकलता है, तीसरा दंत होगा, तो दंत से कौन सा निकलता है, त, थ, द और ध निकलता है। इसी तरह वत्सर्य, वत्सर्य एक वर्ण है दोस्तों, ठीक है, व्यंजन वर्ण का एक प्रकार है वत्सर्य। और वत्सर्य से कौन सा निकलता है वर्ण, तो न, र, ल, स और ज निकलता है, ठीक है। इसी तरह तालव्य अर्थात तालु से, ठीक है, तालु से, तो यह 5वां हो गया तालु। तो तालु से क्या निकलता है, तो तालु से निकलता है च, छ, ज और झ। और 5वां के बाद छठा जो प्रकार है दोस्तों, छठा वर्ग का बंटवारा है, भाग है, यह हो जाता है मूर्धन्य। और मूर्धन्य में कौन कौन सा वर्ण होता है, तो ट, ठ, ड, ढ और ई अंगा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो मेरा है कंठ, ठीक है, कंठ से, तो कंठ हो गया ये मेरा 7वां हो गया। तो कंठ से कौन कौन होता है, तो क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। इसी तरह अब मेरा एक होता है स्वर्ण यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी, ठीक है, ये 8वां भाग हो जाएगा व्यंजन वर्ण का। और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण होता है, तो इसके अंतर्गत ह होता है, ठीक है, ह। तो इस तरह से 8 वर्ण में 8 भाग में बांटा गया है किसको, व्यंजन वर्ण को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां नंबर। व्यंजन वर्ण का 5वां वर्ण के का कहे न। व्यंजन वर्ण का जो 5वां वर्ण है उसको क्या कहते हैं, तो नासिक ध्वनि कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि नाक से निकलने का प्रतीत होता है, अर्थात उसका उच्चारण नाकों के सहारे से होता है, इसलिए इसे नासिक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। छ कौन तरह का व्यंजन वर्ण है के, छ जो है वह किस तरह का व्यंजन वर्ण है दोस्तों, तो यह स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं दोस्तों, छ जो है वह कौन तरह का व्यंजन है ये आपसे पूछा गया है, तो यह स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। छ जो है स्पर्श व्यंजन है, याद रखिएगा, स्पर्श के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर। नागपुरी में विसर्ग ध्वनि का व्यवहार कखन होएला। नागपुरी में विसर्ग ध्वनि का व्यवहार
कब होता है? तो नागपुरी में विसर्ग ध्वनि का व्यवहार होता है दोस्तों आगत शब्द में, ठीक है, तत्सम तद्भव में नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा, तत्सम तद्भव दिया हुआ रहेगा, तो यह आगत शब्द में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वां नंबर, देवल लोकोक्ति के सुपट शब्द से पूरा करो। गुनी मोरे गुण से ब्याधा मोरे क्या से डॉट डॉट से, तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया है, गुनी गुने मोरे गुण से। गुनी जो है अर्थात जो गुण वाला है वह अपने गुण के कारण ही मृत्यु को प्राप्त करता है, मरता है, और जो ब्याधा है अर्थात जो पूरी तरह से क्या है, वह मरता है किस चीज़ से, तो वह तीर से मरता है, ठीक है, वह तीर से मरता है, ब्याधा में मोरे तीर से, अर्थात जो तीर धनुष वादक जो होता है तो वह तीर से ही मरता है, तीर चलाते चलाते, इसी के लिए ऐसा कहा गया है यह कहावत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, शकुंतला मिश्र कर कहनी कर का नाम है के जे बनकेवरा भाग 1 में संकलिता है। तो शकुंतला मिश्र के द्वारा क्या कहानी लिखा गया है बनकेवरा भाग 1 में दोस्तों? नीमतीता लिखा गया है, ठीक है, नीमतीता, जिसमें संध्या नाम की लड़की IAS बनती है, ठीक है, बहुत सारे गरीबों के दंश से झेलते हुए वह IAS बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, नीमतीता शीर्षक रचनाकार के है क्या? तो अभी ही हम लोग चर्चा कर चुके सो दोस्तों, नीमतीता कहानी का रचनाकार कौन है? तो शकुंतला मिश्र ना है, तो ये शकुंतला मिश्र होगा, आप लोग सबको पता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया लेख कर रचनाकार के है क्या? अब यहाँ पे आपको बताना है श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया जो है उसका रचनाकार कौन है, यही आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर जो होगा ना दोस्तों, मदन मोहन मंदिर बोड़िया का रचनाकार वह सरयू महतो है, ठीक है, सरयू महतो के द्वारा यह एक बेहतरीन क्या है लेख लिखा गया है, जिसमें मदन मोहन मंदिर जो कि बोड़िया में है उसके बारे में उल्लेख किया गया है डिटेल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर, माय कर दुलार शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विद्या में आया है? अब माय का दुलार जो है वह किस शीर्षक में है दोस्तों? यह रचना जो कि बनकेवरा का है, तो यह किस शीर्षक में है? तो हम लोग जानते हैं कि यह किस में है, कविता में है, और कविता में एक गीत के माध्यम से इसे बताया गया है। तो यहाँ पे किस शीर्षक में है, किस शीर्षक विद्या में? तो यह कविता है दोस्तों, ठीक है, माय का दुलार यह शीर्षक में है, माय का दुलार, ठीक है, कविता शीर्षक में है। चलिए रघुनाथ निरिपति का संबंध राज व्यवस्था में कौन नंबर पे आया है? जो रघुनाथ निरिपति नागवंशी राजा था, यह कैवें नंबर का राजा था, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये कैवें नंबर का था? तो ये 50वें नंबर का राजा है, ठीक है, 50वें नंबर का यह राजा है रघुनाथ निरिपति, ठीक है। इसी के द्वारा संथाल का ओल चिकी लिपि बनाया गया है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर, तो राउरे कर बुध सही कहू का कर ले राउरे बेस होवब, राउरे जे कहब से मोय करमू ई बात बन हरनी कर बेटा कहनी में के कहेला। तो दोस्तों कौन कहता है? तो यहाँ पे इस बात को राजा के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, राजा के द्वारा कहा जाता है। और राजा कौन होता है? विक्रमदित्य राय होता है। विक्रमदित्य राय के द्वारा जो अपनी बड़ी रानी होती है, जो कि क्या बहाना करती है कि मुझे उस छोड़ा ने मुझौसा छोड़ा के द्वारा गोड़ा से क्या हुआ, गुलेल से बिंध दिया गया, अर्थात मुझे मार दिया गया और मेरा डड़ा अर्थात कमर तोड़ दिया है। और इस कमर कैसे अच्छा होगा? तो उस छोड़ा का लहू से ही ठीक होगा, खून से ही ठीक होगा, ठीक है। तो यह कथन पूछा था, ऐसा कथन किसका था? तो राजा के द्वारा है, कि राजा पूछता है अपनी रानी से कि बताइए क्या हुआ है और क्या करने से आप ठीक होइएगा, यही बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे यह कथन राजा का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, 17वां शताब्दी कर सबसे प्रतिष्ठित नागपुरी कवि कौन है क्या? अब यहाँ 17वीं शताब्दी का सबसे प्रतिष्ठित कवि का नाम बताना है। तो कौन है दोस्तों? रघुनाथ शाह है। रघुनाथ शाह कौन था? तो एनी शाह का क्या है? एनी शाह का गुरु है,
ठीक है। एनी शाह का गुरु जो है वह रघुनाथ शाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। अंगना नामक लोक कथा संग्रह कर संपादन के है कै। अंगना जो नामक लोक कथा है इस संग्रह का संपादक के है कै, संपादक जो कि संपादकीय किया है, संपादन किया है, उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यह कौन है? डॉक्टर गिरधारी राम गंझू अर्थात गिरिराज। जो गिरधारी राम गंझू है वह गिरिराज से प्रसिद्ध है, उसका उपनाम है। और डॉक्टर शकुंतला मिश्र, इन दोनों के द्वारा इसका संपादन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 19 का देखते हैं। देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ो। अब यहाँ पे ये लोकोक्ति है, इसका आपको जोड़ना है कि क्या छूटा हुआ है। गुरु करु जाइन के डॉट 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 पियो छाइन के। क्या पीना है छान के दोस्तों? यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, तो पानी पीना है छान के। ठीक है, गुरु करु जाइन के अर्थात ऐसा को अपना गुरु बनाइए जो आप समझ रहे हैं कि यह अच्छा इंसान है, हमें ज्ञान दे सकता है, उसे ही आप अपना गुरु बनाइए। और पानी को अपना क्या करना है? हमेशा छान के पीना है, जिससे आप निरोग रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। लोक कथा संग्रह अंगना में कै ठो लोक कथा संकलिता है। अब अंगना में कितना लोक कथा संकलिता है दोस्तों? अंगना में हम लोग को बहुत कम 4 ठो पढ़ना ही है, लेकिन इसमें पूछा गया है 4 ठो या 3 ठो पढ़ना है, लेकिन पूछा गया है पूरा अंगना जो है उसमें कितना कहानी है। तो कितना कहानी है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको 31 कहानी है। ठीक है, 31 कहानी अंगना में टोटल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमको 21 नंबर। झारखंड सरकार बट ले कुछ लोक कथा संग्रह करल जाए है, वो किताब कर नाव का है के। वो किताब कर का नाम है के, यही आपसे पूछा गया। झारखंड सरकार की तरफ से एक किताब का संग्रहण किया जा रहा है और उस किताब का आपको नाम बताना है। तो उस किताब का नाम क्या है दोस्तों? तो नागपुरी लोक साहित्य गोछा नाम है। ठीक है, और यह झारखंड सरकार के द्वारा इस किताब का संग्रह किया जा रहा है, इस कथा का। ठीक है, गोछा के नाम से नागपुरी लोक साहित्य गोछा। गोछा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब के प्रकाशित करवा है। तो के प्रकाशित करवा है? अभी हम लोग जान गए कि यह झारखंड सरकार के द्वारा संग्रह किया गया था, तो झारखंडी सरकार ना इसका क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। तो यह हो जाएगा ए, झारखंड सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब कर प्रधान संपादक के है क्या? अब यहाँ पे झारखंड सरकार के तो द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रधान जो संपादक किसको बनाया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह डॉक्टर कुमारी बासंती को दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, इसका प्रधान संपादक याद रखिएगा, कुमारी बासंती के द्वारा नागपुरी लोक साहित्य गोछा जो है वह प्रकाशित किया गया है। यह प्रधान संपादक है इसका। चलिए 24 नंबर देखते हैं। वन हरनी कर बेटा कहानी में रानी कर पलंग ऊपरे का डिसाल रहे। रानी का पलंग ऊपरे क्या डिसाल रहे दोस्तों? सनई पोरामन डिसाल रहे, जिससे कि वह करवट लेती थी तो वह टन टन टस टस बजता था, और उसी को वही आवाज़ को सुना के वह राजा को क्या करती थी कि देखिए मेरा कमर ऐसे बज रहा है, मेरा डाँड़ा बज रहा है, यह डाँड़ा को तोड़ दिया, यह आपके द्वारा लाया गया यह लछोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। जखम शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विद्या में आए है? अब यहाँ पे आपको बताना है जखम कौन विद्या में। तो जखम एक कहानी न है दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि उसका बेटा लोग जो होता है वह कहाँ चला जाता है? वो लोग गुजरात काम करने चला जाता है, और भौजी अपना जीवन गुजारा जो है वह दतवन और पत्ता लेके ही क्या करती है? ट्रेन पे चढ़ के और बेच के रांची में बेचती है और अपना खर्चा चलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। हाय का भेलक ई छौआ कहो दक्षिण बट तो नी चल गेलक, काहे कि जे गीत सिखाए दे रहो उकर में विक्रमदित राजा जोड़ दे रहो, ई बात बनहरनी कहनी में के कहेला। तो कौन कहता है दोस्तों?
तो यहाँ वनहरनी कहनी में यह वनहरनी के हरिणी रानी के द्वारा कही जाती है यह बात। तो यहाँ पे देखिए कोई है यह बात, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब कौन कही थी यह बात, तो वनहरनी हरनी रानी के द्वारा यह बात अपना बेटा को सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। श्रीकांत नामक रचनाकार बनकेवरा में कौन रूप में जानल जाएला। अब यहाँ श्रीकांत जो है वह इस जो नागपुरी बनकेवरा में है, बनकेवरा में वह उसका कौन से रचना के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो यह कथाकार है। ठीक है, एक कथाकार है अर्थात एक कहानी लिखा है और उस कहानी का क्या नाम है, श्रीकांत के द्वारा एक कहानी लिखा गया है जो कि जखम है। ठीक है, जखम, जखम कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह श्रीकांत के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार पंचम साहू का लागिन जानल जाएला। बनकेवरा भाग 1 के अनुसार पंचम साहू जो है वह किस लिए जाना जाता है, तो पंचम साहू किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो यह कहानीकार है। ठीक है, यह कहानीकार है और इनके द्वारा एक कहानी लिखा गया है और उस कहानी का नाम क्या है, तो उस कहानी का नाम है बंगला कर सुख, जिसमें बेनी प्रसाद जो होता है, बेनी बाबू, वह बंगला खरीदने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो यही चीज़ को इस कहानी में दर्शाया गया है, बंगला का सुख, किस तरह से बंगला के सुख के पीछे इंसान पड़ के अपना वर्तमान का जो जिंदगी है खुशी खुशी उसको खराब करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। ए बोहरिया हमरे राव विरुद्ध दुनिया सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बोहरिया हमरे राउर विरुद्ध दुनिया बहार महापाप कर ली कि राउर के ईसन सताली से धरती फाइट जाओ और हमरे इकर में टपाए मोरब। प्रस्तुत संवाद लोक कथा में के कहेला। अब यहाँ देखिए यह प्रस्तुत कथा दोस्तों किसमें कौन कहता है, तो यहाँ पे बूढ़ा हार कहता है दोस्तों। ठीक है, बूढ़ा हार कहता है और यह किस कहानी का है, तो यह छोटकी बहुरिया में है। छोटकी बहुरिया को जब उसका क्या होता है, उसका पति जब निकाल देता है, जंगल में छोड़ देता है और वह फिर बाहर रहने लगती है और दूसरे देश में जाके वह रानी बन जाती है और इसका जब सभी लोग भीख मांगते मांगते वहाँ पहुँच जाते हैं तब जाके उसका ससुर के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, तो बूढ़ा हार के द्वारा किस कहानी का है, यह छोटकी बहुरिया का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। देवल में से कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय कर कविता है के। प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है बनकेवरा में दोस्तों, तो रिंग चिंगिया लिखी गई है। ठीक है, रिंग चिंगिया, रिंग चिंग, जैसे ही रिंग का आवाज़ होता है मेरा मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिंक से आप इस कविता का कवि याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। कौन लोक कथा में कहल जाएला कि ई मन के तेल हल्दी लेके नहुआएला न। किस लोक कथा में ऐसा कहा गया है दोस्तों, तो यही आपको पूछा गया है। यह छोटकी बहुरिया में, छोटकी बहुरिया जो होती है वह अपने भैंसुर को, अपने ससुर को, अपने जो भाभी वगैरह होती है जेठानी, उन सभी को यह कहती है कि जब क्योंकि वो लोग भीख मांगने गए थे वहाँ और भीख मंगे के ड्रेस में थे, तो उन लोगों को हल्दी से नहवा के मेरे पास इन लोगों को लाओ जिससे यह लोग साफ सुथरा दिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। ए माय मोके तो ऊ मनक दशा देख के बेस नी लागत है, ऊ मन तो के कोनो कर ले धर ले कतनाव सतालय मुदा ऊ मनक दशा सोच के एको बेस नी लागत है। ई संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। यह संवाद जो है वह किस कहानी से लिया गया है दोस्तों, तो यह छोटकी बहुरिया से होती है। छोटकी बहुरिया का जो बेटा होता है वह यह बात कहता है, किससे, अपनी माँ से कहता है, अपनी आयो से कहता है। उसकी आयु कौन थी, तो छोटकी बहुरिया उसकी आयो थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर। देवल कहाउत कर किसिम बताओ, गोटा खीरा खाए के पेंदी के कहे तीता।
मीन्स इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, आप पूरा तरह से वो काम कर लिए हैं और आखिरी जब बचा हुआ है तब आके क्या कह रहे हैं आप कि वह चीज़ खराब था, वह जगह खराब था। तो यहाँ पे जीवन दर्शन संबंधी यह बात है, ठीक है, जीवन दर्शन के संबंधित यह बात है कि जीवन दर्शन में हम लोग वह चीज़ सारा चीज़ कर लेते हैं और अंतिम में जाके बोलते हैं कि यह सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नामा चांद और गोपी चांद कहानी में ई बात के कहेला कि मोहे रानी बेटी से काहे बियाह नी कर लो, मोए अब उकर बिना ई परान के नी राखे पारबू, ई कोनो होए मोके मोय उके राखबे करबू। यह कौन कहता है दोस्तों, तो नामा चांद कहता है। गोपी चांद का जो बड़ा भाई होता है तो नामा चांद के द्वारा यह कहा जाता है। शुरू में तो शादी से इनकार करता है, लेकिन जब वह एक दिन देख लेता है अपने भाई अर्थात गोपी चांद की पत्नी को, तब जाके उसका मन उसके प्यार में पड़ जाता है, उसकी सुंदरता को मोह लेता है उसके, और वह उसके बिना अपना प्राण तक दे देने की बात करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर। सुंदर कहानी में केकर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहता। सुंदर कहानी में किसका इच्छा था कि मेरे घर में एक बच्चा रहता, तो यह किसका था दोस्तों, पूरन का था, ठीक है, जो कि एक किरदार था पूरन, तो इसी का यह सोच था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद कहानी में के ई बात के करेला, ए पिया आप मोए तोर से विदा लेत हो, के जन ई दुनिया में और भेंट होय कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। कौन कहता है दोस्तों, तो यह गोपी चंद कहता है, ठीक है। जब वह शिकार खेलने उसका भाई नामा चांद उसको ले जाता है, और क्योंकि शिकार खेलना एक बहाना होता है, उसे मारने का प्लान होता है, तब जाके वह कहता है कि यह तुलसी बुदा और दूध को देखते रहना, अगर तुलसी बुदा मुरझा जाए और दूध जो सफ़ेद होता है अगर इसका रंग जो है यह लाल हो जाए तो समझ जाना कि हम अब इस दुनिया में नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। बंगला कर सुख शीर्षक कहानी बनकेवरा में के लिख है। बनकेवरा कौन लिखा है दोस्तों, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कौन लिखा है। तो बनकेवरा हम लोग कौन लिखा है दोस्तों, तो यह हम लोग पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले इसका चर्चा कर चुके हैं। तो अब आपको इसका उत्तर खुद से बताना है, इसलिए आप लोगों के लिए यह छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद कहानी में के ई बात के कहेला, तोय मोय जाने चाहत हो कि ई सब वन माझे ई राख कैसे अलग। अब यहाँ पे कौन है जो यहाँ पे वन के बीच में कहता है कि यहाँ पे वन के बीच में यहाँ राख कैसे आया, इसको मुझे जानना है। किसके द्वारा यह बात कही जाती है दोस्तों, तो पार्वती के द्वारा। किससे, शिव भगवान को शिव से पूछती है वह कि आखिर इस वन के बीच में आखिर राख आया तो कहाँ से आया, ठीक है, तो पार्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। झारखंड चेतना के जगाए वाला पहला कविता कौन नाम से अलग। झारखंडी चेतना के जगाने वाला जो पहला कविता है वह किस नाम से आया, यही आपको बताना है। आब नागपुर बोली, ठीक है, आब नागपुर बोली, और यही कविता जो है वह झारखंडी चेतना को जगाने का काम किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। देखिए दोस्तों, इस तरह से मिक्स क्वेश्चन 5-7 रहेगा। आप लोग इसीलिए हम 100% का टारगेट कभी नहीं रखे हैं, हम हमेशा 90 प्लस का रखे हैं, ठीक है, 95 प्लस नहीं रखे हैं। 90 प्लस में 91, 92, 93 ये भी हो सकता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। ऊ दिन राउरे मन आपन घरक बात बताली, से राउरे मन तो हमर आपुसिया मन तैर लागत ही, घरे अपन सास ससुर और पुरुष मन से कह देवे कि हमरे माँ बेटा फला दिन राउरे मन के गोतियारी करे खोजत ही। ई कथन कौन लोक कथा में आए है, कौन लोक कथा में आए है दोस्तों, तो यह आप लोग सबको पता है कि यह छोटकी बोहरिया में है, ठीक है। छोटकी बोहरिया कहती है जब आप पहचान लेती है अपने भैंसुर लोग को, अपने जेठानी लोग को, और वही लोगों से यह कहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। संस्कृत आचार्य पिंगल काव्य रचना लागिन कौन बात के प्रमुखता दे है। संगीत आचार्य पिंगल, ठीक है, काव्य रचना लागिन कौन सा
बात को प्रमुखता दिया है, यही चीज़ आपको बताना है। तो किसको दिया है दोस्तों? छंद को। छंद से ही काव्य का खूबसूरती बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। सुंदर कहानी में पूरन कई बछर तक छुआ ले इंतजार करत रह गेलक। सुंदर कहानी में जो पूरन है वह कितने वर्षों तक, यहाँ बछर का अर्थ होता है दोस्तों वर्ष, तो कितने वर्षों तक वह बच्चा के लिए इंतजार करता है? तो 7 बछर अर्थात 7 वर्षों तक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर। काव्य रचना लागिन सामान्यता कौन कौन 4 तत्व आहे? काव्य रचना के लिए कौन कौन सा 4 मुख्य तत्व होता है? तो छंद होता है, रस होता है, अलंकार होता है और ध्वनि होता है। इन चारों के मिश्रण से ही काव्यों का रचना किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर देखते हैं हम लोग। पातालपुर में राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में पहुँचेला जे तिरिया चरित्र में वर्णन करल जाए है? तो किस अप्सरा के रूम में पहुँचता है? रूम, कोठरी मतलब रूम होता है, तो किसके रूम में पहुँचता है? तो छोटकी अप्सरा के रूम में ही पहुँचता है दोस्तों। ठीक है, जो राजकुमार होता है वह तिरिया चरित्र में वह छोटकी अप्सरा के रूप में ही पहुंच जाता है, और छोटकी जो अप्सरा जो होती है उसका रंग रूप देख के उस पर मोहित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में प्रस्तुत संवाद के कहेला कि हमर रानी मत घबराओ, हम छुआ ऊपर कोनो तकलीफ नी पड़े देव। किसके द्वारा यह बात कही जाती है दोस्तों? तो यह राजकुमार के द्वारा कही जाती है। जब राजकुमार दोबारा जाने लगता है बच्चा को लेके, तब उस वक्त अपनी रानी को कहता है, अपनी राजकुमारी को कहता है कि आप घबराओ मत, छुआ के ऊपर हम किसी भी तरह का तकलीफ पड़ने नहीं देंगे। जबकि वह उस बच्चा को क्या ले जाता है? उसको मारने के लिए ले जाता है और उसका सर को पनिहारिन के कदमों में ले जाने के लिए रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। चैतन्य महाप्रभु कर प्रभाव से कौन काव्य प्रवृत्ति कर जन्म होलक? चैतन्य महाप्रभाव के प्रभाव से कौन सा काव्य का जन्म होता है, यही आपको बताना है। तो कौन सा होता है दोस्तों? तो यह वैष्णव भक्ति का होता है। वैष्णव भक्ति में किसका प्रभाव दिखता है? चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला कि पर पुरुष चाहे पर तिरिया कर प्रेम में पड़ ले, सुध बुध हेराय जाएला और आदमी बेस बेकार के समझे नहीं पारेला। यहाँ ऑप्शन देखिए, राजकुमारी, पनिहारिन, सौआइल, कर बहिन और राजा। तो कौन कहता है दोस्तों? तो यहाँ जो पनिहारिन होती है वो कहती है, और वही कौन होती है? वह सौआइन की बहिन होती है। पनिहारिन जो होती है वह सौआइन की बहिन होती है। तो यहाँ दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से दोनों होगा आंसर, तो इसका दुयो हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है तो इसे आप सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि दोनों में से कोई एक, या तो सौआइन की बहिन दिया हुआ रहेगा तो वो भी सही है, और पनिहारिन ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 नंबर। नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपटवा लिपि कौन सा है? नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपट लिपि किसको माना जाता है दोस्तों? तो देवनागरी को माना जाता है। ठीक है, देवनागरी से ही, देवनागरी लिपि में ही नागपुरी को लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। जे गीत परंपरा काव्य शास्त्र कर बंधन से दूर होए ना, जो ऐसा गीत जो काव्य परंपरा के बंधन से मुक्त होता है उसको किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो लोकगीत के रूप में उसको जानते हैं। ठीक है, यह गीत है इसलिए पूछा है। अगर यहाँ पे जे कथा रहता तो यहाँ पे लोक कथा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ गीत है यहाँ पे, इसलिए यह लोकगीत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। साल 2022 में कौन नागपुरी कवि के प्रफुल्ल सम्मान देवल जा है? यह करंट का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कौन सा ऐसा कवि है जिसे प्रफुल्ल सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है, यह आपको बताना है। तो राम उचित सिंह को प्रफुल्ल कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राम उचित सिंह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। बहुत ही बुहात ही शीर्षक रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है? बहुत ही बुहात ही किसके द्वारा लिखा गया है?
तो यह दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। देखिए यह हम लोग को सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में प्रफुल्ल कुमार का एक लेख है, तो इस वजह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह अंदर से घुस के हम लोग को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। नागपुरी काव्य का शुरुआत कौन कवि कर माध्यम से सबसे पहले होला? नागपुरी काव्य का शुरुआत किस कवि के माध्यम से हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों रघुनाथ शाह के माध्यम से ही काव्य की शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखने का व्यवस्था रघुनाथ शाह के द्वारा किया गया। और रघुनाथ शाह कौन था? तो एनी शाह का गुरु था। ठीक है दोस्तों, एनी शाह का गुरु था, जिसके कहने पे ही एनी शाह के द्वारा जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी पद रचना कर शुरुआत में केकर प्रभाव के प्रमुखता माने न? अब यहाँ पे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है वह नागपुरी का पद रचना जब करने लगता है, इसकी शुरुआत होती है, तो किसका प्रभाव को प्रमुख रूप से यह मानते हैं? तो किसका प्रभाव को दोस्तों? तो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को मानते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ही यहाँ पद भाग का काव्य रचना शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला बेस लगे आब अपन बेटा कर मूड़ काट के मोके धराए देव तब मोय उपाय बताबू? कौन कहता है दोस्तों? तो यहाँ पे सौवाइन की बहन के द्वारा यह बात कही जाती है। और सौवाइन की बहन कौन होती है? तो यही पनिहारिन होती है। तो यहाँ पे भी यह दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, दुयो हो जाएगा। ठीक है, दुयो इसका उत्तर हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक अगर दिया हुआ रहे तो इसी में से एक आंसर इसका होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। नागपुरी में लिखल पहल गीत रचना कौन विषय से संबंधित है? पहला जो गीत लिख का रचना हुआ है दोस्तों नागपुरी में, वह किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? तो यह कृष्ण काव्य से संबंधित है। कृष्ण भक्ति में ही पहला गीत जो है लिखा गया है नागपुरी में। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। कवि धनंजय नाथ तिवारी कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है? धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा कौन सा लिखा गया है दोस्तों? जब धन किसी के पास चढ़ता है तो उसका जो अपना खुद का कर्म है उसमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है। ठीक है, अर्थात वह धन के मारे क्या होता है? धन से उसका कर्म जो होता है वह बदला हो जाता है, अर्थात वह ऊंच नीच अर्थात छोटे को सही से देखता नहीं है। तो यहाँ पे इस लिंक के माध्यम से आप इस कवि को याद कर सकते हैं, नीच कर्म होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। नागपुरी कर पहिल कवि कौन राज परंपरा से जुड़ल हैं? नागपुरी का जो पहिल कवि है वह कौन राज परंपरा से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं उसका पहला कवि कौन है? तो रघुनाथ निरिपति है दोस्तों। ठीक है, जो कि नाग वंशावली लिखे हैं। ठीक है, और यह किस वंश से संबंधित है? तो नाग वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला कि अब मोय अर्थ खोल दे लो रौरहे तो तिरिया चरित्र बेस्तर सीख ली होय? किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो पनिहारिन के द्वारा यह बात कही जाती है राजकुमार को। ठीक है, राजकुमार को वह बता देती है कि तिरिया चरित्र का भेद क्या होता है, उसका वह ज्ञान उसको दे देती है। किसको? राजकुमार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। नागपुरी काव्य में सबसे पहले कौन विद्या कर काव्य रचना हमरे बीच आलक? कौन विद्या का काव्य रचना जो है हमरे बीच में सबसे पहले आया था? तो दोस्तों गीत आया था। ठीक है, गीत हमारे पास सबसे पहले काव्य के रूप में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। देवनागरी लिपि कौन तरह का लिपि है? के देवनागरी लिपि जो है वह किस तरह का लिपि है? तो यह अक्षर लिपि है। अक्षरों के माध्यम से ही ना लिखा जाता है, इसलिए इसे अक्षर लिपि कहा जाता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी आर्य भाषा कर इतिहास अनुसार नागपुरी के कौन अपभ्रंश से विकसित मानो ना? नागपुरी जो है वह किस अपभ्रंश से इसका उत्पत्ति हुआ है, ऐसा कौन मान रहा है? श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा ऐसा माना गया है। तो यह मागधी के द्वारा दोस्तों ठीक है, प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, इन सभी के द्वारा नागपुरी का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। ऐसा कौन मान रहा है? श्रवण कुमार गोस्वामी मान रहा है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। झारखंड का सेतु भाषा के मानल। सेतु का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। तो जोड़ने वाला भाषा किसको माना जाता है? झारखंड का। झारखंड का जोड़ने वाला भाषा सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी जनजातियों को जोड़ने वाला या सभी भाषाओं को जोड़ने वाला भाषा नागपुरी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। लिपि कर जरूरत भाषा के काले पड़ेला। लिपि का जरूरत भाषा को क्यों पड़ता है? तो दोस्तों लिपि से क्या होता है? लिपि से लिखा जाता है, लिपि से बोला नहीं जाता है। लिपि का काम मेन लिखावट में होता है, ठीक है। और अगर लिपि का जरूरत क्यों? अगर यहाँ पे अगर हम लोग बोलने के लिए, तो बोलने के लिए ध्वनि का मात्रा होता है, ठीक है। ध्वनि की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लिपि की ज़रूरत लिखने के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 नंबर। विदेशी ईसाई पादरी मन कौन झारखंडी भाषा के गंवारी भाषा मानले रहे? भाषा कहले रहे। किसको गंवारी भाषा कहे थे दोस्तों? तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से, आप लोग सबको पता है, सदान मन का भाषा के वो लोग क्या कहे थे गंवरी कहे थे या सदानी कहे थे, दोनों एक ही था। सर्वप्रथम वे लोग गंवारी कहे थे, उसके बाद उसको सदानी कहे, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। घन गहंकी पातर मही कौन तरह कर लोक सुभाषित से संबंधित है? घन गहंकी पातर मही, ठीक है। तो यह कहावत है दोस्तों, ठीक है, कहावत है यह। इस तरह से एक दो ठो नया आएगा, तो इस नया को आप लोग को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। झारखंड में के मन के सदान कहल जाए है। सदान किसको कहा गया है झारखंड में? पुराना काल में रहे वाला आर्य मन को ही, जो भी यह आर्य लोग थे जो पुराना काल से झारखंड में बस रहे थे, उन्हीं लोग को क्या कहा गया था? सदान कहा गया था। और इन लोगों की भाषा को सदानी, सदरी, गंवारी ये सब कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 67 नंबर। पुराना काल में रहे वाला संवार मन कौन आर्य भाषा कर उपयोग करत रहे? अब यहाँ संवार मन कह रहा है दोस्तों, तो संवार का अर्थ क्या होता है? संस्वार मन कर। तो यहाँ पे संस्वार का मन होता है दोस्तों सदान, ठीक है। और सदान कहा जाता है संस्वार मतलब, तो संसार का मतलब सदान कह रहा है, तो सदान का भाषा क्या था? सदान का भाषा सदानी न था। तो यह देखिए आप लोग को एकदम याद है ये सब का, तो यह सदानी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। विदेशी मिशनरी मन नागपुरी लिखे में कौन लिपि कर व्यवहार कर रहे हैं? विदेशी जो पादरी लोग थे, जो ईसाई लोग थे, वे लोग नागपुरी लिखने में किस भाषा का प्रयोग किए थे? तो दोस्तों विदेशी लोग रोमन भाषा का प्रयोग किए थे, ठीक है, रोमन भाषा। और रोमन भाषा इंग्लिश में लिखा जाता है, तो इसलिए यह डी होगा ऑप्शन रोमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। हस्व वर्ण केकर विशेषता है के? हस्व वर्ण किसका विशेषता है दोस्तों? हम लोग पहले ही हस्व वर्ण जान चुके हैं। तो यह स्वर्ण वर्ण का दो भेद होता है, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो यह किसका विशेषता हो गया? स्वर्ण वर्ण का एक विशेषता हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर। देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुए है? देवनागरी लिपि का विकास जो है दोस्तों किस लिपि से हुआ है? तो ये ऐसा माना जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्राह्मी लिपि का है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकल के आया है, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि संकेत के लिखे के लिए का कर व्यवहार होएला? ध्वनि संकेत को लिखने के लिए किस चीज़ का व्यवहार होता है? तो अक्षर का ना दोस्तों, जो ध्वनि है उसका कुछ ना कुछ अक्षर होगा, और उस अक्षर को ध्वनि के माध्यम से ही, और उसको लिखने के लिए अक्षर का व्यवहार होगा उस ध्वनि को, तो यहाँ अक्षर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। सबसे पहले नागपुरी कौन लिपि में लिखल गया? तो सबसे पहले नागपुरी जो है दोस्तों वह किस लिपि में लिखा गया? तो सबसे पहले नागपुरी लिखने का काम ईसाई पादरियों के द्वारा किया गया था, और उन लोगों के द्वारा किस चीज़ में लिखा गया था? रोमन लिपि में। लेकिन रोमन लिपि से भी पहले दोस्तों यहाँ के जो आर्य लोग थे, वह आर्य लोग इस भाषा को कैथी लिपि में लिखना प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो इसलिए नागपुरी जो है वह सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो कैथी में लिखा गया था। अगर हम लोग आधुनिक रूप से अगर देखेंगे तो रोमन लिपि
ईसाई पादरियों के द्वारा सर्वप्रथम नागपुरी को लिखने में प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। भाषा विचार कौन ध्वनि पर होएला? भाषा का जो विचार होता है वह किस ध्वनि पे होता है? तो हम लोग जानते हैं सार्थक ध्वनि पे ही किसी भाषा का विचार कर सकते हैं आप, जिसका सार्थक अर्थात जिसका अर्थ निकले। ठीक है, अर्थ जिसका निकले उसे सार्थक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर। अक्षर लिपि कर सबसे बड़ विशेषता का होएला? अक्षर विशिष्ट लिपि का जो सबसे बड़ा विशेषता है वह क्या होता है? तो वर्णमाला होता है दोस्तों। वर्णमाला के माध्यम से ही ना, वर्णमाला किसका? अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और इसी वर्णमाला के द्वारा ना हम किसी लिपि को बनाते हैं और फिर उसको लिखते हैं। चलिए 75 नंबर देखते हैं। आदिवासी मूलवासी के जोड़े वाला भाषा कौन है के? हम लोग आगे भी देख चुके थे, सेतु भाषा किसे कहा जाता है? तो नागपुरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आदिवासी और जो मूलवासी है उन लोगों को जोड़ने वाला भाषा नागपुरी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। सार्थक ध्वनि कर जोड़ से का बनेला? सार्थक ध्वनि के जोड़ से क्या बनता है? यहाँ पे ध्वनि के जोड़ से क्या बनेगा दोस्तों? शब्द बनेगा ना। और ध्वनि क्या होता है? अक्षरों के समूह, अक्षर को ही ना ध्वनि कहते हैं। किसी ध्वनि कैसे निकलता है? तो कोई अक्षर का अपना अपना एक ध्वनि होता है, और अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और वाक्यों के मेल से पूरा क्या होता है? पूरा गद्य पद ये सब बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर। डहर शीर्षक कविता कौन कवि का रचना कृति है के? आप देखिए दोस्तों, यह डहर जो है यह शीर्षक कविता है, किस कवि का है? लेकिन यह जो क्वेश्चन है यह आप लोगों के लिए सीजीएल के लिए नहीं है, यह मंजर भाग 2 में दिया हुआ एक क्या है? एक कविता है। ठीक है, मंजर भाग 2 में, मंजर भाग 2 में का एक कविता है जो कि किसके द्वारा? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें इंसान को क्या बताया गया है कि आप डहर में चलते रहिए। यह अनजान डहर जो कि आपको विभिन्न प्रकार की परेशानी देगा, लेकिन आप अपने मंजिल पे अड़े रहिए, मंजिल को देखते रहिए और अपना कदम बढ़ाते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। नागपुरी लिखेक में ध्वनि मनक कै ठो बंटवारा करल जाएला? अब यहाँ पे ध्वनि मनक कै ठो बंटवारा हुआ है दोस्तों, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो कितना ध्वनि होता है? तो हम लोग देखते हैं ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो ही प्रकार का ना ध्वनि है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79 नंबर। सार्थक और निरर्थक ध्वनि। ठीक है, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वर्ण का हम बता दिए। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पे ध्वनि पूछा था, तो ध्वनि दो प्रकार का होता है, वह होता है एक सार्थक ध्वनि और एक निरर्थक ध्वनि। और निरर्थक ध्वनि का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह भाषा में अपना जगह नहीं बना पाया है। और सार्थक ध्वनि के माध्यम से ही हम किसी चीज़ का अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ निकलता है इसलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सार्थक और निरर्थक ध्वनि के बीच सबसे मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे मुख्य अंतर क्या होगा इसका? वर्ण का अंतर होगा ना, क्योंकि सार्थक ध्वनि के लिए वर्णों का व्यवस्था किया गया है, जबकि निरर्थक ध्वनि के लिए वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। दीर्घ वर्ण केकर विशेषता मानल जाएला? दीर्घ वर्ण जो है वह किसका विशेषता माना जाता है दोस्तों? तो यह स्वर्ण वर्ण का विशेषता है। ठीक है, हर्ष और दीर्घ हम लोग देखे थे, स्वर का दो भेद देखे थे, उसमें एक हर्ष स्वर देखे थे और एक दीर्घ स्वर देखे थे। तो यह स्वर्ण वर्ण का एक विशेषता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। हर एक क्वेश्चन का लगभग एक्सप्लेन कर दे रहा है दोस्तों, जिससे आपको इसको देखने में आसानी होगा और साथ ही साथ आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप बने रहें और अपना नंबर जो है दोस्तों 90% लाइए। जे गीत परंपरा के लिखे के लिए कोनो कवि कर जरूरत नहीं होएला, उके कौन तरह का गीत कहल जाएला? ऐसा गीत जिसको लिखने के लिए किसी कवि का जरूरत नहीं पड़ता है, उस गीत को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लोकगीत, अर्थात जनमानस का गीत। ठीक है, पूरे समाज का गीत, उसी को लोकगीत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 देखते हैं, 82 में क्या कहा गया है? चलिए, नागपुरी भाषा का शुरुआती व्याकरण कौन लिपि में लिखल जा है?
नागपुरी भाषा का जो व्याकरण है दोस्तों वो सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो आप लोग सबको पता है, क्योंकि ईसाई पादरियों के द्वारा सर्वप्रथम व्याकरण लिखा गया था और यह रोमन लिपि में लिखा गया था। आगे भी चर्चा कर चुके हैं इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में संकलित कौन कहानी में कहानी कर पात्र मन सरदार संगे गुजरात चल जाएला। ठीक है, गुजरात जाए ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही इसका चर्चा कर चुके हैं। जखम कहानी का जो किरदार है, जखम कहानी में जो भाभी होती है, भौजी होती है, उसका जो दोनों बेटा होता है वह सरदार के साथ में कहाँ चला जाता है? गुजरात चल जाता है कमाने खाने के लिए, अपनी माँ को अकेले छोड़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। जे गीत रचना में सामूहिकता कर भाव, यहाँ पे सामूहिकता अर्थात पूरे समाज का भाव जुड़ल होएला उके कौन तरह कर गीत कहल जाएला? पूरा समाज का गीत किसको कहा जाता है दोस्तों? लोकगीत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85 नंबर। जे गीत मन हमरे कर संस्कृति झलकी देखाए न उके कौन तरह कर गीत कहल जाए न? कौन तरह का गीत कहल जाता है दोस्तों? जिसमें हमारी संस्कृति का झलक मिलता है उसे हम लोग लोकगीत कहते हैं। ठीक है, लोकगीत में हमारी संस्कृति का झलक देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे प्रस्तुत गीत पंक्ति का रचनाकार कौन कवि है कै? अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक कविता था जो कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, तोर बिना। तो यह तोर बिना कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मधुसूदन दुबे के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें पिया के बिना जो है वह प्रिया जो है प्रियतम जो है, प्रियतम के बिना जो पिया है वह अपना ज़िंदगी को बेकार समझता है, उसके बिना अपना ज़िंदगी को वह बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। लौकिक छंद के छोड़ के वैदिक छंद में लिखे वाला पहल कवि के है कै? अब देखिए, पहले क्या होता था? लौकिक छंद चलता था, लेकिन इस लौकिक छंद को छोड़ के वैदिक छंद में लिखने का पहला प्रयास किस कवि के द्वारा किया गया था? तो यही आपको बताना है। तो हमारा एक महत्वपूर्ण कवि नागपुरी का प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ही वैदिक छंद में लिखने का क्या किया? शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। जमीन जगह कर पूर्णा पट्टा मन कौन लिपि में लिखल जात है रहे? किस कवि में किस लिपि में लिखा हुआ रहता है दोस्तों? अभी तक भी अगर आप लोग के पास खतियान होगा तो आप लोग खतियान को ही पट्टा कहते हैं। ठीक है, और यह खतियान किस लिपि में है? तो हम लोग जानते हैं यह खतियान जो है वह कैथी लिपि में अभी भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। स्वर्ण वर्ण का मूल विशेषता क्या है? क्या स्वर्ण वर्ण का मुख्य विशेषता आपको बताना है। तो स्वर्ण वर्ण का क्या मुख्य विशेषता है दोस्तों? इसका उच्चारण में किसी अन्य का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो यही इसकी मुख्य विशेषता है स्वर्ण वर्ण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से कौन लिपि मनक विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है दोस्तों? तो गुप्त लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि या नागरी लिपि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91 नंबर। मधुसूदन दुबे कर रचना बनकेवरा में कौन रस से भरला है? मधुसूदन दुबे के द्वारा एक रचना किया गया है बनकेवरा भाग 1 में, और यह रचना आपको बताना है किसमें लिखा गया है? तो मधुसूदन दुबे के द्वारा कौन सा रचना किया गया है बनकेवरा में दोस्तों? तोर बिना लिखा गया है। ठीक है, और तोर बिना क्या है? कविता है, और उस कविता में अपनी प्रियतम का क्या बखान किया गया है? तो उसका प्रिया का क्या मामले में क्या है? उसका श्रृंगार वगैरह का साज सजावट के बारे में वर्णन है, इसलिए यह श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। नागपुरी का सबसे पुराना लिपि के मानल जाएगा? नागपुरी का सबसे पुराना लिपि किसको माना जाता है दोस्तों? कैथी को। इसीलिए तो कैथी में खतियान लिखा गया है। और खतियान कब लिखा गया? हमारे यहाँ 1932 में लिखा गया है, और उस 32 के हिसाब से हमारा 32 के हिसाब से हमारा जो खतियान है वह कैथी लिपि में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93 नंबर। कैठो गीत कड़ी में मधुसूदन दुबे अपन रचना के प्रस्तुत कैर है।
अब यहाँ पे मधुसूदन दुबे के द्वारा एक कविता लिखा गया है जो कि तोर बिना है, और इसमें कितना पद रचना है दोस्तों, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो कितना पद रचना है, तो यहाँ पे आपको 4 पद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, 4 पद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। गोल गोला साग मैया पेट भरो ना, और भुड़ुआ भातार मैया दिन काटो ना, प्रस्तुत संदर्भ कर संबंध बताओ। अब यहाँ पे देखिए गोलगोला साग जो है, साग का एक प्रकार होता है गोलगोला साग, और यह साग आप खाइएगा तो आपका पेट भरेगा। लेकिन जो भुड़ुआ अर्थात जो बहुत गंदा भतार होता है, दूल्हा होता है, हस्बैंड होता है, वह से क्या होता है, मैया का दिन सिर्फ कटता है, और वह दिन जो है वह दुख से कटता है। तो यहीं पे पूछा गया प्रस्तुत संदर्भ का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों, तो यहाँ पे खेल गीत से बताया गया है, ठीक है, खेल गीत से है। खेलने में हम लोग ऐसा ऐसा खेल खेलते हैं, ठीक है, बचपन में, तो यही चीज़ के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। मौखिक परंपरा में प्रचलित गीत रूप के कौन तरह कर गीत कहल जाएला। अब मौखिक परंपरा में एक गीत प्रचलित है हमारे पास, तो उसको कौन सा गीत कहते हैं, तो यह लोकगीत है ना दोस्तों, जो कि मौखिक रूप से आया, इसका कोई रचनाकार नहीं है, और यह किसी एक का रचना नहीं है, यह पूरे समाज का है, इसलिए इसे लोकगीत कहा जाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। बेनी बाबू नामक पात्र बनकेवरा में कौन कहानी कर शोभा बढ़ाए ना। बेनी बाबू किस कहानी में है दोस्तों, बंगला कर सुख कहानी में है ना, जो कि बंगला खरीदने के लिए व्याकुल रहता है और दलालों का चंगुल में फंसने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बेनी बाबू बंगला कर सुख। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन गद्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। प्रफुल्ल कुमार राय का ऐसा कौन रचना है जो कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन पे बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी, देवल में से कौन है, क्योंकि लहरा जो है यह मंजर भाग 2 का है, एक चकता रौद यह भी मंजर भाग 2 का है, कांटी भी मंजर भाग 2 का है। तो अब यहाँ पे बनकेवरा में तो है ही नहीं, और हमको बनकेवरा का पूछा है, तो बनकेवरा का प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, तो एक कहानी लिखा गया है दोस्तों। तो कहानी जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, उस कहानी का नाम क्या है, तो तिरफला है, ठीक है, तिरफला किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। साथ ही साथ एक कविता भी लिखा गया है, और उस कविता का नाम क्या है, तो रिंगचिंगिया है, ठीक है, रिंगचिंगिया कविता जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई एक कविता है। चलिए इस तरह से हम लोग का 97 प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग 98वां प्रश्न देखते हैं। कुल मिलाए के देवनागरी लिपि में कितना वर्ण आ है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नागपुरी में नहीं पूछा है, नागपुरी में पूछता तो या तो मेरा 36 होता, 35 होता, क्योंकि नागपुरी में वर्ण के लिए सब बुक में अलग अलग बताया है, कहीं 35 है, कहीं 37 है, कहीं 36 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देवनागरी लिपि का वर्ण पूछ रहा है, तो देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या 52 है, और यह हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। तिरफला कर समान अर्थ का होएला। तिरफला क्या होता है दोस्तों, तिरफला एक प्रकार का चूरन होता है, ठीक है, और वह कितने फलों का चूरन होता है, 3 फलों का चूरन होता है, तो इसलिए इसे तिरफला कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 100 नंबर, और यह आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आखिरी प्रश्न कहने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देते हैं, हमारे द्वारा पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है सीजीएल के लिए, तो आप पीडीएफ लेके एक बार ज़रूर रीड कर ले एग्ज़ाम से जाने से पहले, क्योंकि यह पीडीएफ आपको एग्ज़ाम में 90% स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग यकीन मानिए, पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, जिससे कि आप 100% नागपुरी में 90+ का स्कोर करने में सक्षम हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। नागपुरी में व्यवहार होए वाला स्वर्ण वर्ण कितना है। अब यहाँ पे नागपुरी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है, तो टोटल कितनी है दोस्तों, 8 है। कौन कौन सा है, तो अ है, आ है, ई है, फिर बड़ी ई है, छोटी ऊ है, फिर बड़ी ऊ है, ए है, और एक औ है।
तो इन चारों को मिला दीजिएगा तो 8 होता है। कहीं कहीं पे कोई कोई बुक में 7 का भी वर्णन है, ठीक है। तो ये 7 और 8 आप ऑप्शन के देख लीजिएगा। अगर इस तरह का विवाद रहेगा दोस्तों तो 1-2 प्रश्न फाइनल एग्जाम में हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। 7 और 8 दोनों मारे लगाएगा तो हो सकता है कि 7 को भी सही माने, हो सकता है 8 को भी माने, लेकिन दोनों आंसर सही है क्योंकि बहुत सारे किताबों में 7 और 8 और ये ऑथेंटिक बुक के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है। तो इस मामले में इस तरह के प्रश्नों को हटाया जा सकता है, ठीक है, या सबको उसका नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से अब आप लोग बताइए कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिएगा। बस यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दुविधा कुछ हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर ऑथेंटिक कमेंट होगा दोस्तों तो उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग पीडीएफ जल्द से जल्द खरीद लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा है। अपनी तैयारी को सही धार देने के लिए आपको पीडीएफ पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।